देखो लास्ट क्लास तक मैंने, है ना, कॉमर्शियल बैटरीज के बारे में कुछ बताया था। आपके पास दो टाइप के कॉमर्शियल बैटरीज होती है ना। एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज क्या थी, जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे घरों में जो यूज करते हैं, है ना, रेडियो के अंदर जो सेल डाला करते थे, वो एक प्राइमरी बैटरीज का एग्जाम्पल है। मतलब वो एक ड्राई सेल होता है, उसको आप एक बार यूज करोगे, रेडियो में डाल के चला लोगे, जैसे ही आपका पूरा केमिकल खत्म हो जाएगा उसका, मतलब पूरी रिएक्शन करके, दोबारा यूज नहीं कर सकते। और जो सेकेंडरी बैटरीज होती है, जैसे फोन की बैटरीज, उसको आप एक बार फुल चार्ज करो, फिर यूज करो, जीरो चार्ज हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा आपका फोन, और फिर क्या कर सकते हो आप, दोबारा से उसको यूज कर सकते हो। तो जो चार्जेबल बैटरीज होती है उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज। और जिस सेल को या जिस बैटरीज को आप चार्ज नहीं कर सकते, सिंपल एक बार यूज कर सकते हो, बाद में नहीं कर सकते, तो आपकी प्राइमरी बैटरीज थी, है ना। तो प्राइमरी बैटरीज के कुछ हमने एग्जांपल देखे थे। ड्राई सेल था, मरकरी सेल था, सब ये क्या थे, प्राइमरी सेल्स। और कल हमने एक बहुत अच्छा सा सेल डिस्कस किया था, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम था लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड स्टोरेज बैटरीज सेकेंडरी सेल होते हैं। और मैंने कैसे कैसे लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर प्रोसेस चलती, रिएक्शन होती है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फ्यूल सेल। और एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट व्हाट इज फ्यूल सेल और उसके अंदर कैसे प्रोसेस चलती है और उसका यूज कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो हेडिंग डालो फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, इसका यूज हम फ्यूल के लिए करेंगे। मतलब फ्यूल क्या होता है, वो भी चीज जो बर्न करने के बाद एनर्जी जनरेट करे, वो क्या होती है, फ्यूल होती है। तो हम यहां पर फ्यूल सेल को देखेंगे। और फ्यूल सेल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम यहां पर सिंपल वो फ्यूल सेल लेंगे, कौन सा, हाइड्रोजन डैश ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हम सिंपल इस फ्यूल सेल के बारे में सीखेंगे। तो फ्यूल सेल क्या होता है, वो सेल्स जिसको हम हाईली एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन डैश ऑक्सीजन सेल। इन दोनों से हम एक सेल बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर हम इनका यूज भी सीखेंगे। तो फ्यूल सेल डालो, और फ्यूल सेल के अंदर सब हेडिंग डालो हाइड्रोजन डैश ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन डैश ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इस सेल को हम बेकन सेल भी बोलते हैं। हाइड्रोजन डैश जो ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है, उसको हम बेकन सेल बोलते हैं। कभी बेकन सेल आए तब भी आपको इसके बारे में लिखना है, और कभी हाइड्रोजन डैश ऑक्सीजन सेल आए तब भी आपको टेंशन नहीं लेना, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो इस सेल का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। तो हाइड्रोजन डैश ऑक्सीजन फ्यूल सेल कैसा होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं इरेज करूंगा। तो एक आप क्या करते हैं, एक कंटेनर टाइप का लेते हैं, कुछ ऐसा। कैसे बनता है ये सेल में बता रहा हूं। एक कंटेनर लेते हैं, कोई भी कंटेनर ले सकते हो, है ना, ठीक है। यहां से हम गैस पास करेंगे, दो गैस है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल में। एक साइड से आप हाइड्रोजन डालेंगे, एक साइड से क्या डालेंगे आप, ये चीज, ठीक है। और ऊपर से यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। यहां पर खुला होता है, यहां से भी आपका खुला होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप यहां पर दो इलेक्ट्रोड लेते हो, क्योंकि आप जानते हैं बिना इलेक्ट्रोड के तो आप काम नहीं चला सकते। यहां पर दो इलेक्ट्रोड डाल देते हो, एक एनोड होगा आपके पास, एक कैथोड। एक एनोड, दूसरा आपका होगा कैथोड। एनोड जानते हैं, अगर ये एनोड है तो इस पे कौन सा साइन होगा, एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है आपके पास, नेगेटिव। कुछ ऐसे करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, कोई भी बैटरी लगा लो, यहां भी लगा लो, ठीक है। यहाँ एनोड कैथोड, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, और ये आपका सिस्टम। अब हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल है, तो एक साइड से आप हाइड्रोजन डाला करेंगे, ठीक है, और दूसरे साइड से आप ऑक्सीजन डाला करेंगे। कुछ ऐसे टाइप का है, कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर तो कुछ इस टाइप का है इसका, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी हम भरते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका, इसके अंदर कोई एक चीज और फिल होती है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट या तो इसको ले लो आप,
सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस फॉर्म में, या इसकी जगह आप दूसरा इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हो NaOH। ये तो आपका दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, कुछ भी डाल सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपको पता है? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो आयन में डिसोसिएट होता है और उसके आयन इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। जैसे NaCl है, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि NaCl को पानी में डालोगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और वो जो आयन बनेंगे प्लस और माइनस, इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या कर सकते हो? कंडक्ट कर सकते हैं। तो सॉल्ट हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, सबके सब इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। ये दोनों ही क्या है? बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस होता है, ये भी बेस। तो बेस भी किसकी तरह काम कर सकता है? इलेक्ट्रोलाइट की। तो अब इस सेल में या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालो इलेक्ट्रोलाइट की तरह, या आपकी मर्जी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते। तो ये तो है फ्यूल सेल, मतलब बेकन सेल का सिंपल सा एक स्ट्रक्चर, समझ रहे हो? इसको बनाने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं कि एक्चुअल में क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर चल रही है। चलो, ये तो पता चल गया ना क्या कर रहे हैं। देखो, ये एनोड था, ये कैथोड था। आपको सेल के बारे में क्या पता होना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। आपको इस सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है ना बेटा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सेल के अंदर एनोड के अंदर भी कुछ रिएक्शन होती है और कैथोड में भी। हमें इतना पता होना चाहिए कि जो आपका एनोड है इस पे कैसी प्रोसेस हो रही है, मतलब कैसे रिएक्शन हो रही है, और कैथोड में क्या हो रही है। तो आप जानते हैं एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हुआ करता है। जो भी एनोड है दुनिया का, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हो चाहे आपका गैल्वेनिक सेल का हो, उस एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिखना सीखेंगे, एनोड की रिएक्शन और फिर कैथोड की। एनोड में क्या होता है आप जानते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेल बना दिया, एक साइड से हाइड्रोजन डालो, दूसरे साइड से आप ऑक्सीजन डालो। देखो एनोड की रिएक्शन में लिख रहा हूं, ये है आपका एनोड। सपोज एनोड में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। एनोड में आपका जो हाइड्रोजन जा रही है, देखो H2 है ना, इसकी तरफ जाएगी। आप जानते हैं अगर एनोड की तरफ वो जाता है ना जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता रखता है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करूं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता रखता है, तभी तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में रखा है मेटल्स के साथ। ठीक है, अगर मेटल के सीरीज में इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा है मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता होगी। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का क्या होना पसंद करेगा? ये ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन का क्या होगा? इस सेल के अंदर रिडक्शन। तो मतलब ये एनोड की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता रखता है। एनोड की तरफ वही चीज जाती है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की औकात रखती है। ठीक है, चलो फिर हाइड्रोजन को मैं किसकी तरफ ले जा रहा हूं? एनोड की तरफ। तो ये एनोड में किससे रिएक्शन करता है? इससे करता है, क्योंकि आप जानते हैं यहां इलेक्ट्रोलाइट भी भरा था। ये क्या देगा? OH नेगेटिव। ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो यहां पर 2H2O का फॉर्मेशन होता है। क्यों 2H2O का फॉर्मेशन होता है? देखो, दो है H, दो है H, मतलब 2 2 जा 4H, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन यहां पर देखो इस पे 0 चार्ज है, तो यहां पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? एक हाइड्रोजन पे +1, तो दो कितने हैं? H2O बन रहा है ना, इस पे 2, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन भी छोड़े होंगे। कुछ ऐसे होगा आपका ये चीज। तो एनोड पे क्या होगा? अगर एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता रखती है, तो है कितने? 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो कुछ ऐसी रिएक्शन होगी एनोड के अंदर, समझ गए? क्योंकि एनोड में इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन कैथोड में मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाऊं। कैथोड में रिडक्शन होता है, एनोड में इलेक्ट्रॉन छोड़ा करते हैं, मतलब एनोड पे इलेक्ट्रॉन छूट रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो, एनोड की रिएक्शन तो ये है फ्यूल सेल के अंदर, है ना। चलो कैथोड की भी लिख रहा हूं मैं, कैथोड की रिएक्शन। एनोड की लिखो,
कैथोड में जा कौन रहा है? देखो एनोड की रिएक्शन तो इसके थ्रू करवाई मैंने, कैथोड में कौन जा रहा है? ऑक्सीजन ना, इसकी यहां पर मैं करवाऊंगा। तो कैथोड में O2 कंबाइन होता है पानी के साथ, 2H2O के साथ कंबाइन होता है, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिलवाना ही पड़ता है। ये बना देता है OH नेगेटिव, कैथोड पे OH नेगेटिव अगेन बन जाता है। यहाँ एक्सेप्ट होता है, एनोड पे OH नेगेटिव हाइड्रोजन लेती है, कैथोड पे जो एक्सेप्ट हुआ था वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो बैलेंस करो फिर रिएक्शन को। 2 ऑक्सीजन यहां पर है, 2 ऑक्सीजन यहां पर है, मतलब 4 ऑक्सीजन। ठीक है, 4OH माइनस लिख दूंगा, चल जाएगा, बिल्कुल सही। 4 O, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने, 2 2 जा 4। ठीक है, ये आपकी किसकी रिएक्शन है? कैथोड की रिएक्शन। ठीक है, तो एनोड में क्या बनता है? पानी। कैथोड में क्या बनेगा? ये दोनों रिएक्शन करके OH नेगेटिव आयन का क्या होता है? फॉर्मेशन। लेकिन इसका फायदा क्या मिला पता है? अभी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, वो बैलेंस कर लेंगे, वो तो नेट सेल में सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल रिएक्शंस। लेकिन अब मुझे आप बताओ, एनोड और कैथोड की रिएक्शन दोनों लिख लोगे ना इस सेल की? यही इंपॉर्टेंट है। जो ये प्रोसेस हो रही ना पूरी, इस प्रोसेस के दौरान बहुत हाईली अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इन दो रिएक्शनों का फायदा क्या मिला आपको? फायदा यह मिला कि जब भी रिएक्शन होती है या जब रिएक्शन अगर आपको कहीं रिएक्शन करवानी है तो एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, खुद हो रही है। जब भी कोई रिएक्शन खुद होगी, मतलब रिएक्शन के बाद एनर्जी भी क्या हो सकती है? रिलीज हो सकती है। और जो एनर्जी इन दोनों रिएक्शनों के थ्रू बाहर रिलीज हो रही है, उसी एनर्जी को फ्यूल की तरह हम काम करते हैं। फ्यूल क्या करता है? एनर्जी तो देता है। अगर ये फ्यूल सेल है तो ये एनर्जी जनरेट करेगा, और बहुत ज्यादा हाईली अमाउंट में क्या करते हैं फ्यूल सेल? एनर्जी जनरेट करते हैं। सिस्टम पता चल गया? ये स्ट्रक्चर, और ये एनोड और कैथोड की दोनों की रिएक्शन कर सकते हो, रटना नहीं है, ये रिएक्शन रटनी नहीं है, समझ के चलनी है। क्या हो रहा है वो थोड़ा दिमाग लगाना उसमें। ठीक है, चलो ये एनोड कैथोड की लिख लो। इतना कर लोगे, एनोड और कैथोड। अब इसको मैं इरेज करके ना इन दोनों से नेट सेल इक्वेशन लिखवा दे रहा हूं। नेट सेल मतलब वहां पर क्या बनेगा, क्योंकि ये तो हाफ सेल रिएक्शन है दोनों। ठीक है, तो 2 हाफ सेल रिएक्शनों को ऐड करके एक नेट सेल इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो इसको इरेज करके नेट सेल ऊपर लिख दे रहा हूं, क्योंकि जगह भी, इसको इरेज कर दे रहा हूं यहां पर। इसको इरेज कर दो सेल को। पेपर में अगर 3 मार्क्स है तो ये सेल जैसे मैंने बनाया ऐसे बना के आना, इलेक्ट्रोड लगा के हाइड्रोजन, और यहां से यहां पर एक्चुअल में 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो फिर मुझे आप बताओ काम की चीज मुझे बताओ कि रिलीज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट कितने होते हैं एक्चुअल में? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप जानते हैं कि जब भी नेट सेल इक्वेशन लिखते हैं, जब पूरी 2 हाफ सेलों की रिएक्शन को ऐड करके पूरी रिएक्शन लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम होनी चाहिए, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो बताओ फिर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम कैसे करोगे? एक्सेप्ट हो रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, रिलीज हो रहे हैं 2, मतलब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं आपको? बराबर। अगर मैं इन दोनों सेलों से नेट सेल इक्वेशन लिखूं तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, निकलने भी कितने चाहिए? 4। मतलब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए इस पूरी रिएक्शन को, जो एनोड की रिएक्शन है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एनोड की पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 4। इलेक्ट्रॉन 4 करने के लिए क्या करोगे पहली रिएक्शन में? दिमाग लगाओ ना। एक्सेप्ट 4 होते हैं बोला, निकल 2 रहे हैं, तो दोनों जगह 4 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या होगा? इसके पास तो 4 ऑलरेडी है, इसके पास भी 4 करने पड़ेंगे। 4 करने के लिए 2 से तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं पहली रिएक्शन से 2 से मल्टीप्लाई करूं
तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2, यहां पर बनेगा 4, यहां पर कितना बनेगा, यहां भी तो 4 ही बनेगा ना, और यहां क्या बनेगा बेटा 4 बनेगा। 2 से पूरी को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इलेक्ट्रॉन 4 और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, अब सेम जब इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो, लेफ्ट साइड की चीजों को लेफ्ट में लिख दो, राइट वाली को राइट में। तो हो क्या रहा है देखो, अगर मैं इसकी नेट सेल इक्वेशन लिखूं तो 2H2 प्लस 4OH माइनस O2 प्लस 2H2, प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा 4H2 और 4OH माइनस। तो अगर मैं इससे नेट सेल इक्वेशन लिखने चलूं तो लेफ्ट की साइड लेफ्ट में लिखूं, 2H2 और क्या बन रहा है ये और ये लेफ्ट में बच रहा है। तो आपकी पूरी रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो 2H2 प्लस क्या बनेगा 4OH माइनस 2H2 प्लस 4OH माइनस, बाकी लेफ्ट में क्या बच रहा है O2 प्लस 2H2, O2 प्लस 2H2, प्रोडक्ट साइड क्या बच रहा है इस साइड 4H2O प्लस 4OH माइनस ही तो बच रहा है, 4H2O प्लस 4OH माइनस। ये आपकी नेट सेल इक्वेशन है। कैसे आई नेट सेल इक्वेशन कर सकते हो ना, अगर हाफ सेल इक्वेशन पता है तो नेट सेल इक्वेशन आप लिख सकते हो, सिंपल है। तो हाफ सेल दोनों की पता थी, पहली वाली को मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बराबर होने चाहिए, जितने निकलने चाहिए उतने एक्सेप्ट होने चाहिए। तो एक्सेप्ट हो रहे थे 4, निकल क्या रहे थे 2, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन करने के लिए पूरी रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा मिला, 2H2 प्लस यहां पर 2H था ना तो मतलब 4OH हो गया होगा, यहां पर 2H2O था तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4H2 हो जाएगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन था तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 से 4 कटा और बाकी कटने के बाद लेफ्ट साइड की चीजें लेफ्ट लिख दो, राइट वाली की राइट। तो लेफ्ट में क्या बच रहा है, इस रिएक्शन के लेफ्ट में बच रहा है ये और ये, ठीक है, और इस रिएक्शन के लेफ्ट में बच रहा है पानी और ऑक्सीजन, लिखा है मैंने सब कुछ। और राइट में इस रिएक्शन के क्या बच रहा है 4H2, इस रिएक्शन के क्या बच रहा है 4H, कुछ नहीं किया मैंने, राइट की राइट लेफ्ट की लेफ्ट लिख दिए इलेक्ट्रॉन को काट के, समझ गयो। चलो तो अब हम नेट सेल के बाद हम यहां पर इसका यूज करते हैं, ठीक है। आप ना इतने को हटा के चलो इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हेडिंग डालो आप, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, पहला एडवांटेज लिखो हाई एफिशिएंसी। इन सेलों की क्या होती है, बहुत हाई एफिशिएंसी होती है। दूसरा पॉल्यूशन फ्री वर्किंग, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो रिएक्शन कर रहे हैं, बदले में फायदा जो मिलता है पानी बनता है। जैसे रॉकेट वगैरह होते हैं ऊपर फेंकने वाले, वहां पर पानी तो जैसे मान लो बहुत दिनों तक ऊपर चल दिया रॉकेट, उसके अंदर कोई होता है ना जैसे सैटेलाइट जाते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर पानी की तो कमी हो जाएगी, या तो वो लोग पेशाब पीते हैं, रियल बात है। यहां से जो अंतरिक्ष में जाते हैं वहां पानी नहीं मिलेगा ना, वहां अपनी यूरिन को पी लेते हो जितना यूरिन, ठीक है। अब यूरिन भी कब तक बनेगी, पानी कम पी रहा है तो हम ही बनेगी ना। तो फ्यूल सेल का अगर यूज किया वहां तो वहां पर कोई पानी की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इस रिएक्शन में पानी पानी बन रहा है। देखो अगर मान लो उस रॉकेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला फ्यूल सेल यूज किया है तो वहां पर क्या बन रहा होगा पानी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फायदा जो है इसका, एक तो पॉल्यूशन नहीं करेगा ये, और फ्यूल सेल क्या होते हैं हाईली एफिशिएंस, ठीक है। 2 लिख लिए, तीसरा लिखो, तीसरा लिखो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, एनर्जी को सप्लाई करेंगे। अब हेडिंग डालो लिमिटेशन ऑफ फ्यूल सेल।
लिमिटेशन ऑफ फ्यूल सेल। लिखो द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन फ्यूल सेल आर हाईली कॉरोसिव। इसकी लिमिटेशन पहला लिखो, लिखो द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन फ्यूल सेल इज हाईली कॉरोसिव। जो आपने KOH और NaOH यूज किया था ना इस सेल में, वो कॉरोसिव होते हैं, कॉरोसिव नेचर है। कॉरोसिव जानते हैं क्या होता है? कॉरोसिव नुकसान कर सकते हैं आपको। The electrolyte used in fuel cell are highly corrosive and create several practical problem. Several practical problem. दूसरा लिखो, इस सेल में ना जो कैटालिस्ट की तरह यूज करता है वो प्लेटिनम हो गया। देखो जो आपका ये सेल है इसमें जो कैटालिस्ट की तरह वगैरह काम करते हैं, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया और पैलेडियम हो गया। इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये काफी एक्सपेंसिव मेटल है। देखो प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, पैलेडियम, ये महंगी मेटल्स होती हैं, ठीक है। तो इनकी एक्सपेंसिव होने की वजह से लिमिटेशंस है आपकी फ्यूल सेल की, क्योंकि इनका यूज अगर करोगे, मान लो बहुत ज्यादा प्लेटिनम लगा दिया आपने, है ना, तो आपको काफी महंगा पड़ जाएगा फ्यूल सेल में। तो कैटालिस्ट की तरह काम कौन करता है फ्यूल सेल में? या तो प्लेटिनम करेगा या सिल्वर या पैलेडियम। तो ये क्या है, यूज करोगे तो क्या आएंगे, महंगे होते हैं। इसीलिए आप फ्यूल सेल को जनरली ज्यादातर यूज नहीं कर सकते। हमेशा हर जगह फ्यूल ही सेल काम आएगा ना, तो आप तो लुट जाओगे प्लेटिनम को खरीदने में, सिल्वर को खरीदने में या पैलेडियम को खरीदने में। इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन है। क्या लिखा था? द कैटालिस्ट needed for electrode reaction such as PT, PD, silver are quite expensive. तो लिमिटेशन पहला तो क्या था कि जो इसके अंदर KOH या जो NaOH डाल रहे थे वो कॉरोसिव थे, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जनरेट कर सकते हैं। दूसरा फ्यूल सेल की लिमिटेशन ये है कि जो इनमें कैटालिस्ट की तरह चीज यूज होती है वो होते हैं इन तीनों में से कोई भी, और ये महंगे हैं, आपके काफी महंगे हैं। तो आपको फ्यूल सेल क्या पड़ जाएगा? महंगा, ठीक है। सस्ता भी चाहिए आपको, अच्छा भी चाहिए ना, इसीलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। तीसरा लिखो एक लास्ट, द हैंडलिंग ऑफ गैसियस फ्यूल इज डिफिकल्ट। हैंडलिंग ऑफ गैसियस फ्यूल इज डिफिकल्ट। जो गैसियस फ्यूल है, देखो हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन डाल रहे हो ना, जो ये फ्यूल है गैसियस फ्यूल ही तो है, उसको हैंडल करना टफ पड़ता है। सॉलिड फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, गैसियस फ्यूल थोड़ा भी लीक हुआ तो फिर सब खत्म हो जाएगी कहानी। तो गैसियस फ्यूल को हैंडल करना क्या होता है? टफ। ये तो है लिमिटेशंस ऑफ फ्यूल सेल्स। पहला, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं वो काफी कॉरोसिव होते हैं। दूसरा, इसमें जो कैटालिस्ट यूज करते हैं काफी महंगे होते हैं। तीसरा, गैसियस फ्यूल को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड फ्यूल, ठीक है। तो इसीलिए हम इन लिमिटेशनों से बचने के लिए कम फ्यूल सेल का यूज कम करते हैं। फायदा था, पॉल्यूशन फ्री था। पॉल्यूशन फ्री से क्या करोगे, आपको महंगा ही पड़ गया तो, ठीक है, ये चीज है। यूज लिख लो इसका, इन रॉकेट उड़ाने के लिए इसका यूज करेंगे। जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम होता है इनमें इसी का यूज होता है, ठीक है। ये तो था फिर आपका फ्यूल सेल। और कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फ्यूल सेल,
दूसरा व्हाट इज हाइड्रोजन डैश ऑक्सीजन फ्यूल सेल या व्हाट इज वैकन सेल। डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है या इसका यूज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और लिमिटेशन भी पूछ सकता है आपसे कभी कभी, आपकी मर्जी, लिख सकते हो, कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें? कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल। पहले सेल बनाया, एक साइड से हाइड्रोजन डाली, दूसरी साइड से ऑक्सीजन, ऊपर से इलेक्ट्रोड लगा दिया, एनोड कैथोड, और उस इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी भर दिया मैंने, NaOH या KOH, बस। फिर एनोड में हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन जैसे एनोड में गया, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का। कैथोड में ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये दोनों ही रिएक्शन आपको आ गई। फिर हमने इन दोनों को मिला के नेट सेल इक्वेशन लिख दी। कोई दिक्कत? चलो, कोरोजन भी था उसमें कोरोजन नहीं था शायद ना, नहीं वो थोड़ी कह रहा हूं, मेरा मतलब एक सिलेबस है ना तुम्हारे 12th का, फ्यूल सेल तो है उसके अंदर, CBSE के अंदर की बात कर रहा हूं। कोरोजन नहीं था ना? एक बार चेक करके बताओ। दिन का जैसा मत करो यार, मेरा वीडियो बिगड़ेगा तो मैं ठोकूंगा बढ़िया से। और कुछ है कोरोजन? है? चलो हेडिंग डालो कोरोजन, CORROSION, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, कोरोजन को समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कोरोजन होता क्या है। किसी भी मेटल के साथ, कोरोजन का मतलब है किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर आने के बाद मेटल की सरफेस का जो खराबपन होता है, देखा होगा ना, लोहे को आप काफी टाइम तक छत में रखोगे तो उसकी सरफेस पे ब्राउन कलर का सब्सटेंस जम जाता है। कोरोजन वही होता है, मेटल का खराब होने की जो प्रोसेस होती है, मेटल के जो खराब होने की प्रोसेस होती है उसे हम कोरोजन बोलते हैं। और मेटल खराब कैसे होता है? मेटल को खराब होने का मतलब क्या समझते हो? मेटल खराब होने का मतलब या तो उसकी चमक खराब होगी, जैसे चमकदार लोहा आएगा बढ़िया चमकदार, कुछ टाइम रखोगे सरफेस डिम पड़ जाएगी। खराब होने का दूसरा मतलब भी समझ सकते हो, टूट जाता है। जैसे लोहा पहले मजबूत होगा, जैसे ही कोरोजन होगा तो कुछ टाइम के बाद ब्रेक हो जाएगा। तो मेटल की सरफेस क्या हो जाती है, ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर खराब, और मेटल टूटने भी लगती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो कोरोजन पहले लिखो, कोरोजन, कोरोजन का मतलब लिखो कोरोजन को लिखो, लिखो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही होगी, आप बोलेंगे मेटल का क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। ठीक है, तो कोरोजन क्या है, मेटल की रिएक्शन किससे हो रही होगी, ऑक्सीजन से, और मेटल क्या हो रही होगी, मेटल विल बी कोरोड, मेटल विल बी क्या होगा, कोरोड। ठीक है, लेकिन कोरोजन तो पता चल गया, लेकिन अगर आयरन का कोरोजन होता है ना कभी भी,
आयरन का अगर कोरोजन हो रहा है, आयरन के साथ अगर ऑक्सीजन आ रही है, तो हालांकि आयरन का कोरोजन भी कोरोजन नहीं हुआ, लेकिन आयरन का जो कोरोजन होता है उसके लिए हम स्पेशल टर्म्स यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग। ध्यान दो ना, हर मेटल का जो ऑक्सीजन से जुड़ने की प्रोसेस है, हर मेटल की जो ऑक्सीजन से जुड़ने की प्रोसेस है वो कोरोजन है, लेकिन आयरन की अगर ऑक्सीजन के जो जुड़ने की प्रोसेस है वो भी कोरोजन है, लेकिन आयरन की ऑक्सीजन से जुड़ने की जो प्रोसेस है कोरोजन वाली, इस प्रोसेस को हम रस्टिंग के नाम से जानते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग के नाम से जानते हैं। बाकी का कोई किसी और मेटल का कोरोजन हो तो कोरोजन, लेकिन आयरन का अगर कोरोजन हो उसको हम स्पेशल टर्म्स में रस्टिंग बोलते हैं। एक पॉइंट लिख लो, द कोरोजन ऑफ आयरन इज रस्टिंग। व्हाट इज रस्टिंग? कुछ नहीं, कोरोजन ऑफ आयरन को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। लिखो, द कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन का मतलब आयरन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। द कोरोजन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, द कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन क्या है? इज रस्टिंग, रस्टिंग। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं हम आयरन की रस्टिंग कैसे होती है। और एक काम की चीज, रस्टिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये नहीं कि आज ही आप कोई आयरन की चीज लेके आए, कल ही जंग लग के टूट गई, ऐसा प्रोसेस। कोरोजन बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। लिख ही लो, कोरोजन इज स्लो प्रोसेस, लिख लो। ये 2-3 महीने 4-5 महीने लेगी आपको, है ना। वो तो डिपेंड करता है इस पर कितना मॉइस्चर वगैरह ये चीज आ रहा है, जल्दी भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है फैक्टर पर। लेकिन इन जनरल कोरोजन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। लिख लो, कोरोजन इज स्लो प्रोसेस। हेडिंग डालो, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग सीखेंगे। देखो, इसको इरेज कर दे रहा हूं। आयरन की रस्टिंग का मतलब क्या है? रिएक्शन पता होनी चाहिए आपको, बाकी कुछ नहीं। बड़ा दिमाग खराब होता है यार, परेशान हो गया हम तो इससे। रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है? आयरन की रस्टिंग हो रही तो एक तो आयरन आएगा, आयरन को छत में रखोगे, लोहा है ना ये, इसके साथ ऑक्सीजन आएगी, और थोड़ा बहुत अगर छत में ही है तो बारिश वारिश का मौसम, मॉइस्चर वगैरह आए तो थोड़ा बहुत पानी भी उससे अटैच होगा। इससे इतना पानी अटैच होता है। XH2 का मतलब पानी, बारिश ज्यादा हो कम हो डिपेंड करे। X का मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती, 1 2 3, और डिपेंड करता है पानी कितना इससे अटैच आने के लिए। ऑक्सीजन कितनी आएगी? O2, ये आएगा, ये आता है आपका 4 अमाउंट में, ठीक है, और ये आता है इतना। अब जो इनको कंबाइन करूंगा तो एक फॉर्मूला बनता है Fe2O3 इंटू XH2। बैलेंस नहीं है रिएक्शन, देखो Fe 2 है, लिए कितने से 4, यहां पर अगर मैं ये लगा दूं तो पूरी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर भी कुछ लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब बैलेंस है, देखो 4 Fe है, F2 इंटू 2 4, 6, 3 2 6, और इसको अलग से देखें तो 2 क्या है पूरे पार्ट्स में। ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का है। जो लोहे की सरफेस पे ना बेटा, जो लोहे की सरफेस पे ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, मतलब Fe2O3। ये 2 तो बैलेंसिंग के लिए लगा है, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3 इंटू XH2। जो जंग का फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3 इंटू XH2, Fe2O3 इंटू XH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, इसको हम जंग बोलते हैं। और इसका कलर आप जानते हैं ब्राउन होता है,
ये तो था रस्टिंग ऑफ आयरन। 4Fe प्लस 3H2, ये थोड़ा बहुत पानी आता है 2x में, आपका ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग द रस्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग द रस्टिंग मतलब कौन कौन से फैक्टर रस्टिंग के लिए जरूरी है, मतलब वो चीज फैक्टर अफेक्टिंग द रस्टिंग। पहला लिखो प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन पहुंचेगी वहां तभी तो होगा ना रस्टिंग। दूसरा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, भी पानी पहुंच रहा है तभी तो रस्टिंग हो रहा है। तीसरा प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, ये एयर ही तो है, हवा, पानी हवा में तो मिलेगी। प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना अगर एसिड रेन हो जाती ना तो एसिड भी थोड़ा बहुत इसको मिल जाते हैं। मतलब वैसे तो एसिड जरूरी नहीं है रस्टिंग प्रोसेस के लिए, अगर थोड़ा बहुत एसिड रेन हो जाए तो सोने में सुहागा बोलते हैं ना, वही हो जाता है। वास्तव में यही होता है, जंग की जो रस्टिंग की प्रोसेस है खुद हो रही है, एसिड वैसिड की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो एसिड रेन होगी तो जंग जो 6-7 महीने बाद लग रहा था वो जल्दी लगेगा, 3 महीने में लग सकते हो। मतलब अगर एसिड डाल दें थोड़ा इस प्रोसेस में अगर हमने थोड़ा एसिडिक वाटर डाल दिया तो ये एसिड क्या करेगा, इस रस्टिंग की प्रोसेस को स्पीड अप करेगा। जो जंग 1 साल बाद लग रही थी या 6 महीने बाद लग रही थी, अगर थोड़ा बहुत एसिड मिल गया इस प्रोसेस में तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, कुछ जल्दी हो जाएगी, जंग जल्दी लग जाएगा। ठीक है, तो एक लिख लो, प्रेजेंस ऑफ एसिड भी लिख लो फैक्टर अफेक्टिंग में। प्रेजेंस ऑफ एसिड, कर लोगे। और बचा कैसे सकते हैं तो 10th में भी पढ़ा था आपने। अगर किसी चीज को कोरोजन से बचाना है तो यार पेंट कर दो। लिख लो लिखो प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को प्रिवेंट कैसे करोगे, लिख लो, 10th में सीखा है। ऑयलिंग कर दो, है ना, तेल लगा दोगे किसी आयरन के सरफेस पे, है ना। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन की सरफेस पे जिंक का पेस्ट चढ़ाना की प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, प्रिवेंशन में लिखो बाय पेंटिंग, बाय पेंटिंग। टाइम क्या हो गया, 1 घंटा कब जाता है मुझे तो नहीं पता चला, तुम्हें चला गया। बाय पेंटिंग। दूसरा लिखो ऑयल लगा भी सकते हो। अगर मान लो लोहे को ना आप खुले में रख दो, मेरे का नहीं मतलब ये है कि लोहे के टुकड़े को मान लो कील है, मान लो कील भी लोहे की होती है, खुले में रख दो और उसी कील को आप तेल में डुबो के रख दो तो खुले वाले में जंग लग जाएगा, उसमें नहीं लगेगा। ऑयल में डुबोने से भी किसी चीज को जंग नहीं लगता। तीसरा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, आयरन की सरफेस पे, आयरन की सरफेस पे जिंक के पेस्ट चढ़ाने की जो प्रोसेस होती है, आयरन की सरफेस को हम जिंक से घेर देते हैं पेस्टिंग करके, ये जिंक की लेयर होती है Zn बाहर की, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन से भी क्या होता है, जंग लगने से कोई चीज बच जाती है। तो कर सकते हो, फ्यूल सेल आपने कर लिया, ठीक है। और दूसरा आपने कोरोजन प्रोसेस को भी समझ लिया। लेकिन कल हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, बड़ा फ्रेश चैप्टर, न्यू चैप्टर, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें।